नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग का क्या मतलब है। इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा या तेजस्वी यादव को। अगर आपको राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है तो आज हम बहुत ही सरल भाषा में बिहार का ये चुनावी गणित आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि वर्ष 1937 में तुष्टीकरण के लिए कैसे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। आज जो वंदे मातरम आप गाते या सुनते हैं वो असली राष्ट्रगीत का 40% हिस्सा भी नहीं है। जो हिस्सा काट दिया गया उसमें देवी दुर्गा, देवी सरस्वती और अन्य देवताओं की वंदना की गई थी, जिस पर उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुस्लिम नेताओं को आपत्ति थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस हिस्से को काट दिया और उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा हिस्सा था हमारे राष्ट्रगीत का जिसे उस समय काट दिया गया था। और आखिर में आपको इतिहास के कुछ दिलचस्प किस्से आज सुनाएंगे, जिसमें आज आपको ये बताएंगे कि कैसे जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर को यह डर था कि सोवियत संघ की सेना उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करके सड़क पर लटका देगी और इसीलिए उसने अपने सहयोगियों से कहा कि उसके मरने के बाद उसके शव का एक टुकड़ा भी सोवियत संघ की सेना को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के बारे में बताते हैं। बिहार में पहले चरण में 65% की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और हर कोई यह जानना चाहता है कि इस रिकॉर्ड वोटिंग का आखिर मतलब क्या है। यह जो रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है ये किसके पक्ष में जाएगी? क्या इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा या इससे तेजस्वी यादव को फायदा होगा? बड़ी संख्या में जो लोग निकले हैं बिहार में वोट डालने के लिए कि आज बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई है, ये वोटिंग असल में क्या कहती है? तो कुछ बड़े प्रश्न हैं, कुछ बड़े पॉइंट्स हैं। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? ये जो वोटिंग हुई है 65% की, क्या ये सत्ता को बदलने के लिए हुई है? दूसरा पॉइंट, क्या जंगल राज की वापसी के डर से ज्यादा वोटिंग हुई है? मतलब लोगों को यह डर है कि कहीं पुराना जंगल राज न लौट आए, इसलिए बड़ी संख्या में नीतीश कुमार के लिए वोट दे रहे हैं, एनडीए के लिए वोट दे रहे हैं। तीसरा, क्या एसआईआर की वजह से सिर्फ असली वोटरों ने ही वोट डाले इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ गया? लाखों वोट जो कट गए उसकी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ गया, क्या इसमें एसआईआर का रोल है? और अगला पॉइंट ये कि क्या महिलाओं के लिए जो वादे किए गए हैं उस वजह से महिला वोटर्स बढ़ गई हैं? जो महिलाओं के अकाउंट में चुनाव से पहले ही रुपया पहुंच गया, क्या उसकी वजह से महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं? यह सोचकर कि सरकार बदलनी नहीं चाहिए, यही सरकार चलनी चाहिए ताकि हमारे अकाउंट में पैसे आते रहें, ये योजनाएं जो हमारे लिए चली हैं ये जारी रहें। तो पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.69% वोटिंग हुई है और पहले चरण में कई जिलों में औसत मतदान से ज्यादा वोटिंग भी हुई है। ये जिले कौन से हैं? समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई, बेगूसराय और सहरसा में 69% से ज्यादा और जो है लखीसराय में 65% वोटिंग हुई है। वर्ष 2020 के मुकाबले इस बार पहले चरण में हर सीट पर औसतन 29,000 वोट ज्यादा पड़े हैं। हर सीट पर 29,000 वोट ज्यादा पड़ने का बहुत बड़ा असर हो सकता है और इसका हार जीत पर क्या असर होगा आज हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन अभी आपको पहले चरण की वोटिंग बढ़ने की 5 बड़ी वजह बताते हैं कि ये वोटिंग जो बढ़ी है ये क्यों बढ़ी है। तो पहली वजह है महिलाओं ने इस बार ज्यादा वोटिंग की है। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं को नौकरी और पैसे देने का वादा किया है, इसलिए हो सकता है कि महिलाएं इस बार इस चुनाव में
अपनी भागीदारी को बढ़ा रही हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाहर निकलकर वोट दिया है। अब बड़ी बात यह है कि महिलाएं चाहती क्या हैं? महिलाएं नीतीश कुमार को चाहती हैं या महिलाएं तेजस्वी यादव को चाहती हैं? ये देखने वाली बात होगी। क्या महिलाएं ये चाहती हैं कि नीतीश कुमार ने जो उनके लिए इतनी सारी योजनाएं शुरू की, चुनाव से पहले जो उनके अकाउंट में पैसा आ गया, ये जारी रहना चाहिए और इसलिए वो बाहर निकल रही हैं, या फिर वो बदलाव चाहती हैं? एक और बड़ी वजह इस बार ये भी हो सकती है कि अब जमाना बदल रहा है। एक समय था जब बिहार में जो परिवार का प्रमुख होता था, पुरुष, वो तय करता था कि पूरा परिवार, उनकी पत्नी, घर की महिलाएं किसे वोट देंगी। तो जो मुखिया होता था परिवार का, वो तय करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको बड़ी संख्या में ऐसे परिवार मिलेंगे जहां पर पुरुष अलग पार्टी को वोट दे रहा है और महिला दूसरी पार्टी को वोट दे रही है। अगर ऐसा है तो फिर इसका फायदा नीतीश कुमार को जाएगा। दूसरा पॉइंट, एसआईआर की वजह से 47 लाख अवैध वोटर्स कम कर दिए गए। 47 लाख बहुत बड़ी संख्या है और ये काटे गए 47 लाख वोटर बिहार के कुल मतदाताओं का 6% है। तो सोचिए 6% वोटर्स जो हैं कम हो गए। यानी वोटर्स की संख्या अगर कम होगी तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। इसलिए भी आपको जो वोटिंग परसेंटेज है ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। तीसरा, वर्ष 2010 के बाद पहली बार छठ पर्व के बाद वोटिंग हो रही है। छठ पर्व के तुरंत बाद ही ये वोटिंग हुई है। ऐसे में जो लोग छठ मनाने के लिए बिहार में अपने घर गए थे, अपने गांव गए थे, वो लोग चुनाव में वोट देने के लिए इस बार अपने गांव में ही रुक गए और हो सकता है कि इसलिए भी बड़ी संख्या में वोटिंग बढ़ी है। चौथा, 2020 में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी और इस बार लोगों को यह डर रहा होगा कि अगर आरजेडी जीत गई तो शायद फिर से जंगल राज की वापसी हो सकती है और इस डर की वजह से भी हो सकता है ज्यादा वोटिंग हुई हो, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले कि भाई आरजेडी कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालो। अगर ऐसा, हम कह नहीं सकते ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर यह तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा। पांचवी बात, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की वजह से बिहार के लोगों में बदलाव की उम्मीद जगी है और शायद इसलिए भी वोटिंग परसेंट बढ़ा है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बिहार में कल की वोटिंग से यह पता चलता है कि लालू यादव की पार्टी का सफाया हो चुका है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अब भी महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। इसलिए आज आप ये देखिए कि वोटिंग के अगले दिन कौन कौन से नेता आज क्या दावा कर रहे हैं। आप सभी को पहले चरण के मतदान का परिणाम जानना है क्या? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, जानना है क्या? आप सुन लीजिए, पहले चरण में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में बिहार के सीएम का कुर्सी खाली नहीं है और दिल्ली में भारत के पीएम का भी कुर्सी खाली नहीं। पटना में नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी, तेजस्वी को एक मौका मिलेगा सरकार बनाने का। सरकार बनाता है, अब भाजपा का जाना भी तय है। आइए मिलके बिहार बनाते हैं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था हो, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, जहां कारखाने, उद्योग धंधे और नौकरी और रोजगार। तो देखिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा आखिरी दिन तक करेंगे। जब तक आखिरी वोट की गिनती नहीं हो जाएगी तब तक दोनों पक्ष यही कहते रहेंगे कि सरकार तो हमारी ही बन रही है। लेकिन अगर आंकड़ों पर जाएं तो अक्सर यह माना जाता है कि वोटिंग परसेंट बढ़ने पर, यानी जब वोटिंग ज्यादा होती है तो उसकी वजह से सरकार बदल जाती है।
आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो राजनीति के एक्सपर्ट हैं, चुनाव के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर वोट डालते हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार से नाराज हैं, और बड़ी संख्या में वोट इसलिए डाली जाती है कि लोग सरकार बदलकर नई सरकार लाना चाहते हैं। अगर वोटिंग बढ़ रही है तो मतलब लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये आधा सच है। दरअसल कई बार सरकार को बचाने के लिए भी वोटिंग बढ़ जाती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बिहार है। बिहार में वोटिंग परसेंट बढ़ने या स्थिर रहने से ज्यादातर उसी पार्टी को फायदा मिलता रहा है जो पार्टी सत्ता में होती है। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव में 62% वोटिंग हुई थी और लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार वोटिंग परसेंट स्थिर रहा और उसमें मामूली ही बदलाव हुआ, और यह ट्रेंड वर्ष 2000 तक चलता रहा, और इसीलिए 2005 तक बिहार में आरजेडी की ही सरकार रही। अगर आप देखेंगे 1990 से, आप देखिए इस पूरे ग्राफ में 2000 तक जो वोटिंग है वो लगातार स्थिर है, 62%, 61%, 62%, और इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन अक्टूबर 2005 में सबसे कम वोटिंग हुई और आरजेडी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से वो लगातार अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अक्टूबर 2005 में जब सबसे कम वोटिंग हुई थी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और 2005 से बिहार में वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं। लेकिन तो वोटिंग बढ़ रही है, लेकिन तब भी सरकार बदली नहीं। अब आप 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर नजर डालिए। पिछले साल वर्ष 2024 में महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की दोबारा से जीत हुई और उसका वोटिंग परसेंट तब बढ़ा था। इसी तरह से वर्ष 2024 में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से वापस लौटी और वहां पर भी वोटिंग परसेंट तब बढ़ा था। झारखंड में देख लीजिए 66% से 67% हो गया, लेकिन सरकार नहीं बदली। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी वोटिंग परसेंट बढ़ी है, लेकिन वहां पर भी सरकार बदली नहीं। 61% से 66% हो गया वोटिंग, लेकिन सरकार नहीं बदली। इन दोनों राज्यों में 2 अलग अलग तरह की सरकारें बनी। एक वो सरकार जो एनडीए की थी, एनडीए गठबंधन की, और दूसरी झारखंड में वो सरकार जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन की थी। इसलिए दोनों उदाहरण हमने आपको दे। एक जगह बीजेपी के समर्थन वाली सरकार आई है और दूसरी जगह कांग्रेस और विपक्ष के समर्थन वाली सरकार आई है, विपक्षी गठबंधन की सरकार आई है। अब 2 ऐसे राज्यों का उदाहरण देखिए जहां लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन वो पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट बढ़ा था और ममता बनर्जी फिर भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। इसी तरह से वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में भी वोटिंग बढ़ी थी, लेकिन तब भी बीजेपी दोबारा सरकार में लौट आई थी। बीजेपी वर्ष 2003 से मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में है और वर्ष 2018 में सिर्फ 15 महीने के लिए वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। वोटिंग परसेंट बढ़ने का फायदा एनडीए को ज्यादा हो सकता है। अगर बिहार में वोटिंग बढ़ रही है तो एनडीए को फायदा ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसकी 5 वजहें आपको बताएंगे। पहला, आज भी महिला वोटर्स की पहली पसंद नीतीश कुमार और एनडीए हैं। नीतीश कुमार की जो अभी तक योजनाएं रही हैं महिलाओं को लेकर, नीतीश कुमार ने जो कानून व्यवस्था पर काम किया है, नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की है, उसकी वजह से महिलाएं नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है। दूसरा, तेज प्रताप यादव, असदुद्दीन ओवैसी और जन स्वराज पार्टी महागठबंधन के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे मुस्लिम और यादव वोटर्स महागठबंधन के वोट बैंक हैं और इन पार्टियों के भी वही वोट बैंक हैं। तो अगर मुसलमान थोड़े से छिटक गए और वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी वोट डालने लगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा महागठबंधन का। इसी तरीके से जो यादव हैं वो भी अगर थोड़े से छिटक कर दूसरी पार्टियों की तरफ चले गए तो भी महागठबंधन का ही नुकसान होगा। तीसरा, इस बार महागठबंधन में शामिल पार्टियां करीब 12 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं।
इसके अलावा सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में आखिरी समय तक लगातार कंफ्यूजन बना रहा था और इसीलिए उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी बहुत देर से शुरू हुआ था। यानी इन्होंने काम बहुत देर से शुरू किया, जिसका नुकसान उन्हें हो सकता है। चौथा, एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में एनडीए के सबसे बड़े ब्रांड हैं। महागठबंधन के पास ब्रांड मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है। पोस्टर पर जिसकी फोटो लगाई जा सके, जिसकी फोटो देखकर ही लोग वोट देने के लिए आ जाएं, ऐसा महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। इसलिए ब्रांड मोदी का अपने आप में ही एनडीए को बहुत फायदा होगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 14 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं और इसका जो एक्स्ट्रा फायदा है ये नीतीश कुमार को मिलेगा। पांचवां, इस बार जेडीयू के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। क्यों हो सकता है? वर्ष 2020 में जेडीयू ने सिर्फ 43 सीटें जीती थी, जबकि करीब 33 सीटों पर जेडीयू की हार की जो मुख्य वजह थे वो थे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने उस समय जेडीयू की बहुत वोट काटी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जेडीयू को वो नुकसान नहीं होगा। इसलिए जेडीयू का जो वोट है वो बढ़ सकता है। अब देखिए, आरजेडी का वोट जो है वो 23 से 24% के आसपास स्थिर रहता है। लालू यादव ने कल सोशल मीडिया पर लिखा था कि तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। यानी लालू यादव बिहार में वोटर्स से नीतीश कुमार की सरकार को बदलने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, रोटी को बदलते रहना चाहिए, जैसे तवे पर रोटी को हम पलट पलट कर सेकते हैं, नहीं अगर बदलेंगे तो रोटी जल जाएगी। इसलिए इस बार रोटी बदलने का टाइम, रोटी को पलटने का टाइम आ गया है। इस बार के चुनाव में ऐसा हो सकता है कि पिछली बार के मुकाबले आरजेडी के वोट परसेंट में कोई बदलाव न हो। पिछले कई चुनावों से आरजेडी का वोट प्रतिशत 23 से 24% के बीच ही रहा है और पिछले साल जब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यानी पिछले चुनाव में, तब उनका वोट परसेंट 23.5% था। लेकिन इस बार ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से हार जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है। जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिलसा सीट पर हार जीत का अंतर सिर्फ 12 वोट का था। 7 सीटें ऐसी थी जहां पर 500 वोटों के अंतर से चुनाव हारा या जीता गया। 11 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 वोट से कम था और 52 सीटों पर यह अंतर 5000 वोट से भी कम था। इसलिए ये वो सीटें हैं जो किसी भी तरफ जा सकती हैं। अब आगे देखिए, बिहार में 82% हिंदू और 18% मुस्लिम है। अब समस्या यह है कि मुस्लिम तो एकजुट हैं, ये 18% एकजुट हैं, ये कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये लेकिन ये जो 82% हिंदू हैं, ये अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, ये अलग अलग वोट बैंक्स में बटे हुए हैं और इनमें से 36% अति पिछड़ी जातियां हैं, 27% पिछड़ी जाति हैं और 15% सामान्य वर्ग के लोग हैं। अब आरजेडी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसे हम MY कहते हैं, यानी मुस्लिम और यादव, ये उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसी के आधार पर आरजेडी जीतती है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों के कुछ चुनिंदा वोटर्स भी तेजस्वी की आरजेडी को वोट करते हैं। तो आरजेडी का जो पूरा वोट बैंक है वो है पिछड़ी जाति, यादव और मुस्लिम। हालांकि पिछले चुनावों में यह ट्रेंड देखा गया कि तेजस्वी यादव के कोर वोटर यादव और मुस्लिम अब दूसरी पार्टियों को भी वोट देने लगे हैं। खास तौर पर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अगर वो दूसरी पार्टियों को भी वोट देने लगे, मुसलमान तो मान लीजिए एकजुट होकर आरजेडी के साथ रहें या कांग्रेस के साथ रहें, लेकिन अगर कुछ यादव वोटर ऐसे निकल आए जिन्होंने ये सोचा कि इस बार हम जाति नहीं विकास के नाम पर वोट देंगे, जो कोर वोटर हैं वो जाति या धर्म की बजाय विकास के आधार पर अगर वोट दे रहे हैं, तो फिर इस बार के चुनाव जो हैं नतीजे और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ी चीज का जो ध्यान देना है वो ये है कि मुस्लिम वोट बैंक तो ठीक है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो यादव हैं, जो पिछड़ी जाति के दूसरे वोटर्स हैं, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि उन्हें अब मोदी का डबल इंजन चाहिए,
उन्हें वही विकास चाहिए। तो और अगर वो आरजेडी से छिटक कर दूसरी तरफ आ गए तो फिर आरजेडी को नुकसान हो सकता है। वोटिंग परसेंट का बढ़ना लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। इसलिए एक बहुत बड़ी बात यह है, अगर आप राजनीति से उठकर सोचें तो देखिए, अगर बड़ी संख्या में बिहार जैसे राज्य में अगर 65% वोटिंग हो रही है, जीते चाहे कोई भी, और हम भी आज ये कहते हैं कि चाहे आरजेडी जीते, तेजस्वी यादव जीते, वो भी लोगों की मर्जी है, या नीतीश कुमार जीते वो भी लोगों की मर्जी है, लेकिन ये जो 65% वोटिंग हुई है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। इससे हमारी चुनाव की जो व्यवस्था है वो मजबूत होती है और इससे पता चलता है कि लोगों में चुनाव को लेकर आज भी एक उत्साह बना हुआ है, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है। वोटिंग परसेंट का बढ़ना राहुल गांधी के लिए भी एक संदेश है, जो बार बार वोट चोरी के आरोप इस दौरान लगातार लगाते रहे। अगर बिहार की जनता ने राहुल गांधी के बयान पर भरोसा किया होता तो वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए लाइनों में लगकर बाहर ना निकलती। उन्हें लगता कि भाई वोट तो चोरी होना ही है, धांधली तो होनी ही है, इसलिए वोट डालने का क्या फायदा। अगर उन्होंने यकीन कर लिया होता राहुल गांधी की थ्योरी पर, तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग तो वोट देने के लिए जाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें चुनाव की व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं रहता। लेकिन बिहार की जनता ने यह बता दिया कि उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भरोसा नहीं किया, और वो आज भी लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, चुनाव की जो हमारी व्यवस्था है उसमें विश्वास रखते हैं, और चाहे वो सरकार को बदलें या सेम सरकार को वापस लाएं, लेकिन वो बाहर निकले हैं और वो जानते हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है, इससे ऐसा लगता है। तो अभी तो एक जो चरण है और बचा हुआ है, और उसके बाद नतीजे आएंगे। हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत निकलूं, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो आज हम आपको बात बता रहे हैं वही बात सही भी निकले। अब आप देखिएगा, कुछ समय की बात और है, और जब बिहार के नतीजे आ जाएंगे तो बहुत सारी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी पूरे देश के सामने। एक और बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में एक बार भी वोट चोरी होने के आरोप नहीं लगाए हैं, कल से लेकर अब तक। बिहार में वोटिंग परसेंट बढ़ने के लिए देश के नेताओं को भी श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि पहले चरण में सभी बड़े नेताओं ने बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे रोड शोज किए। तो हमारे जो नेता हैं देश के, बिहार के या कोई भी पार्टी के, वो भी बहुत जोर लगाते हैं। देखिए, वो चुनावों को एक त्योहार की तरह बना देते हैं, चुनाव को एक बहुत बड़े इवेंट की तरह बना देते हैं, चुनाव को एक क्रिकेट मैच की तरह बना देते हैं। उसमें लोगों को दिलचस्पी होने लगती है, उसे लेकर लोगों के बीच में उत्साह होता है। और इस दौरान आपने देखा होगा, बिहार में लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार रोड शोज हो रहे हैं, बिहार में लगातार आसमान में हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे व्यस्त नेता है बिहार का, वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महागठबंधन की। और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बीजेपी के पास तो नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक ताकतवर नेता बीजेपी के पास है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है प्रधानमंत्री मोदी का, फिर अमित शाह, और उसके बाद भी उनके पास जो सेकंड लाइन है, बहुत मजबूत सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, उसके बाद भी बहुत सारे नेता हैं, कितने सारे मुख्यमंत्री हैं, और वो सारे लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधे पर है, और वो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव दिन भर में न जाने कितनी रैलियां कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, और उनकी जो रैली होती है आजकल, वो बड़ी फटाफट की रैली होती है, क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी रैलियां नहीं करेंगे तो इतनी सारी रैली कर ही नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव अब तक 83 रैलियां और रोड शोज कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मेहनत तो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का जोर रैलियों में अपनी बात कहने से ज्यादा रैलियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें जल्दी जल्दी निपटाने पर रहता है। इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि नेता महागठबंधन के पास एक ही है, और वो नेता कहां कहां जाए, कहां कहां जाकर वोट मांगे, कितने रोड शोज करे, एक दिन में कितनी रैलियां करे। महागठबंधन के पास तेजस्वी यादव के अलावा कोई स्टार प्रचारक या कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और शायद इसी मजबूरी की वजह से तेजस्वी यादव को एक दिन में बहुत ज्यादा रैलियां करनी पड़ती हैं।
इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कितनी तेजी से रैलियां की हैं, इस पर आज आपको एक दिलचस्प हम वीडियो दिखाते हैं और आप देखिएगा तेजस्वी यादव एक के बाद एक जल्दी जल्दी रैलियों में जाते हैं। वो सबसे ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, फटाफट मुझे मेरी बात कहने दीजिए और मैं 5 मिनट में 10 मिनट में पूरी रैली खत्म करके आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारी रैलियां करनी है। देखिए। हम आज 18 रैली कर रहे हैं। आप समझिए कि हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, तो आप समझ सकते हैं समय जो है कम है। अच्छा 5 मिनट का समय है, इसका जरूरत नहीं, माने का जरूरत नहीं, समय नहीं है। आज पूरे दिन भर में हमको 18 सभा करना है। मंच पे जितने हमारे साथी कृपया मदद कीजिए, व्यवस्थित रहिएगा तभी हो पाएगा, समय नहीं है। तो देखिए तेजस्वी यादव लगातार कैसे फटाफट रैलियां करते हैं। 35 साल है उनकी उम्र और 35 साल की उम्र में तेजस्वी यादव के लिए इतनी रैलियां करना कोई आसान काम नहीं है। रैलियों के मामले में 74 वर्ष के नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव से वैसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। वो अब तक 60 रैलियां कर चुके हैं इस उम्र में, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 14 रैलियां की हैं और 1 रोड शो किया है। चुनाव प्रचार में एनडीए और विशेष तौर पर बीजेपी महागठबंधन पर जो है वो आप देखिए, बीजेपी महागठबंधन पर महागठबंधन जो है बीजेपी भारी दिख रही है। बीजेपी में अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे 40 स्टार प्रचारक हैं। अमित शाह खुद अब तक 25 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं और ये स्टार प्रचारक न केवल बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। यानी एनडीए की जो है टीम, बीजेपी की टीम बहुत बड़ी है। क्रिकेट में जैसे हम कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ किस टीम की कितनी है, अच्छी जो टीम होती है, भारत की टीम अगर आप देखें तो उसमें 9वें और 10वें नंबर तक भी बैट्समैन हैं जो रन बना सकते हैं। बीजेपी की टीम भी बिल्कुल ऐसी ही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी हैं और राहुल गांधी ने अब तक बिहार में सिर्फ 12 रैलियां की हैं, जिसमें 2 बार वो तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं। तो यहां पर एक बात आपको देखनी होगी कि जो एनडीए गठबंधन है यानी बीजेपी का जो गठबंधन है उसकी टीम बहुत बड़ी है, उन्होंने अपने काम बांट लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ तेजस्वी यादव हैं जो लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, जाते हैं, जल्दी जल्दी रैलियां करते हैं और सारा की सारा जो बोझ है इस बार उन्हीं के कंधे पर है। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग होगी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ में अपनी रैली की है और उन्होंने आज आरजेडी के चुनाव प्रचार के गानों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि उनसे रंगदारी मांगी जाएगी। और जो आरजेडी के समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार बने और कब हमारी रंगदारी शुरू हो जाए। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। इन्हें
जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही जंगल राज की आहट है। तो देखिए, जिस जंगल राज की मैं आपसे बात कर रहा था और मैं आपको कह रहा था कि एक कारण यह भी हो सकता है कि लोग डर गए हों कि कहीं जंगल राज दोबारा ना आ जाए, इसलिए वो बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। वो यही कारण है। आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना और बीजेपी के नेता लगातार बिहार के लोगों को यही कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई, महागठबंधन की सरकार आ गई, तो जंगल राज लौट आएगा। अब देखिए, पहले चरण के चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 121 सीटों पर वोटिंग बिल्कुल निष्पक्ष रही है और यहां कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जांच के दौरान 455 उम्मीदवार या उनके एजेंट इसमें शामिल हुए और किसी ने भी चुनाव आयोग से अभी तक चुनाव के बारे में कोई शिकायत नहीं की है, वोटिंग के बारे में कोई शिकायत नहीं की है और ना ही कहीं दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। और इसमें लिखा है कि स्क्रूटनी करने के बाद कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नहीं पाई गई है, ऐसा चुनाव आयोग ने आज कहा है। हालांकि आज राहुल गांधी के लिए एक मौका था कि वो किसी भी सीट पर गड़बड़ी और वोट चोरी को लेकर शिकायत कर सकते थे। देखिए, अब बड़ी बात क्या है, राहुल गांधी या उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य, क्या अभी तक किसी ने भी वोट चोरी का कोई आरोप लगाया है, गड़बड़ी का कोई आरोप लगाया है? अगर हुई है तो उन्हें लगाना चाहिए था। अब हो सकता है कि राहुल गांधी अगले साल 2026 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर अगले साल आपको बताएंगे कि पिछले साल बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें वोट चोरी हुई है। अगर राहुल गांधी को कहीं कोई वोट चोरी दिख रही है तो वो अपने सांसदों के साथ, चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर दोबारा चुनाव की मांग कर सकते हैं। अभी भी अपने नेताओं के साथ, अपने विधायकों के साथ जा सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अब भी बिहार की रैलियों में वही वोट चोरी के मुद्दे को ही उठा रहे हैं। मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। तो राहुल गांधी बिहार की जेन जी को चुनौती दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, उन्हें प्रेरणा भी दे रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप वोट चोरी मत होने दीजिएगा। आपने देखा होगा हमारे देश में तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो चुनाव जीतने का एक बहुत सटीक फॉर्मूला रही है शुरू से ही। लेकिन तुष्टीकरण वंदे मातरम पर भी लागू हो गया और हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके साथ कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हुई, कैसे वो इस राजनीति का शिकार हुआ, आज हम आपको वो बताना चाहते हैं। क्यों ये बात आपको क्यों बता रहे हैं आज? क्योंकि आज ही के दिन 150 वर्ष पहले, वर्ष 1875 में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक पत्रिका
बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था, जिसे प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे तुष्टीकरण के लिए ही कांग्रेस ने वंदे मातरम के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और यही तुष्टीकरण 1947 में देश के बंटवारे की एक बहुत बड़ी वजह बना। आज से 88 वर्ष पहले 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया था और उसके टुकड़े कर दिए थे। आज जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम आप गाते हैं या सुनते हैं, वो असल में असली राष्ट्रगीत का 40% हिस्सा भी नहीं है। और जो 60% से ज्यादा हिस्सा काट दिया गया, वो हिस्सा कौन सा था? जो कभी आप तक पहुंचा ही नहीं। वो हिस्सा था जिसमें देवी दुर्गा, सरस्वती और अन्य देवताओं की वंदना की गई थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के विरोध के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस हिस्से को हटा दिया। तब कांग्रेस ने यह मान लिया था कि वंदे मातरम की ये पंक्तियां धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। लेकिन असल में भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने यहीं से की थी। वंदे मातरम एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। वंदे वंदे तो पहले जो वंदे मातरम का मूल स्वरूप था उसमें 6 पैराग्राफ थे, लेकिन अब जो राष्ट्रगीत आप तक पहुंचता है, अब उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ ही गाए जाते हैं। बाकी का हिस्सा वहां से हटा दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो हटा दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पर है और जो अब आपके पास आता है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। आज मैं आपको वो पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिन पंक्तियों का मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने विरोध किया था। वो पंक्तियां कौन सी थी? पहले ये देखिए उनका मतलब क्या है और उन्हें क्यों हटा दिया गया। आपकी स्क्रीन पर भी है, लेकिन मैं आपको यहां से पढ़कर सुनाता हूं। जो पंक्तियां हटा दी गई वो हैं: त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। जो मैं आपको यहां, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये वो पंक्तियां हैं जिन्हें हटा दिया गया था और जिन पर आपत्ति थी। अब देखिए हिंदी में इसका मतलब है कि आप ही 10 अस्त्र शस्त्र धारणा करने वाली मां दुर्गा हैं, कमल के आसन पर विराजमान मां लक्ष्मी हैं, आप ही मां सरस्वती हैं, आपकी कोई तुलना नहीं हो सकती, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो देखिए यहां मां दुर्गा हैं, मां लक्ष्मी का जिक्र किया गया है, मां सरस्वती की बात की गई है और इन्हें प्रणाम किया गया है। और इसी से लोगों को आपत्ति थी कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती को प्रणाम क्यों किया जा रहा है। अब वंदे मातरम देखिए, वंदे मातरम का अर्थ है मां, मैं आपकी वंदना करता हूं। और यहां मां का मतलब है भारत माता, जिसे हम अपनी मां मानते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, वंदे मातरम का गीत जो भारत की आजादी की क्रांति का उद्घोष था, उसमें भी धर्म को ढूंढ लिया गया, उसमें भी हिंदू मुसलमान के एंगल को ढूंढ लिया गया और वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करके इसकी आत्मा को निकालने का काम किया गया।
बहुत सारे लोग आज के मीडिया को दोष देते हैं कि आज आप हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आज आप देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश करते रहते हैं। यह आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश में तो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश 1937 में हुई थी। तब आज का ये मीडिया मौजूद नहीं था, तब हम कोई नहीं था। तब 1937 में ये क्यों हुआ? 1937 में किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? 1937 में जब ये बात कही गई थी कि आप मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का जिक्र, उनके बारे में उन्हें प्रणाम वंदे मातरम में नहीं कर सकते, तब ये क्या था? क्या ये तुष्टीकरण नहीं था? क्या ये हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम नहीं था? क्या ये धार्मिक कट्टरवाद नहीं था? आज जो जेन जी है उसे शायद ये पता भी नहीं होगा कि वंदे मातरम को किस तरह से काट काट कर चोट पहुंचाई गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी वंदे मातरम को लेकर कहा कि कांग्रेस की विभाजनकारी सोच आज भी जारी है जैसे कि उस समय थी। (1937) में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वर्ष 1896 में प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था। आज इस शहर का नाम कोलकाता है, तब इसे कलकत्ता कहते थे। और यह पहला मौका था जब यह गीत राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया, जिसे सुनकर वहां सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद अगले 27 वर्षों तक इस गीत पर किसी न किसी तरह का कोई ना कोई विवाद जो है नहीं रहा। यह सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। वर्ष 1923 में प्रसिद्ध गायक विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया और तब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के बाद वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटा दिया, और ये वो हिस्से थे जिसमें मां दुर्गा, मां सरस्वती और हिंदुओं के दूसरी देवी देवताओं की वंदना की गई थी। और कांग्रेस में जब यह फैसला लिया गया, कांग्रेस पार्टी में, तब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय यह कहा गया कि देवी देवताओं की वंदना से मुसलमानों को परेशानी हो सकती है, उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच सकती है। अब इस विवाद पर कांग्रेस ने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुरोध पर ही जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम से कुछ पदों को हटाने का फैसला किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू गए रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास, सब कुछ क्रॉनिकल्ड है, सब कुछ है इसमें। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि ये 3 स्टैंजा रहने चाहिए, और वही स्टैंजा चल रहे हैं। इसमें क्या गलत है? कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का असर आपको आज भी दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां के स्कूलों में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की इजाजत ही नहीं दी, और वहां के एक धार्मिक संगठन ने भी वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बताया है। काबीना के जरिए नहीं हुआ है, ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे देश की आजादी से पहले वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक कोड वर्ड भी हुआ करता था। यह आपको शायद पता नहीं होगा।
ब्रिटिश शासन के दौरान कोई क्रांतिकारी जब किसी नई जगह पहुंचता था तो उसका कोड वर्ड होता था वंदे, और जवाब में उसे कहा जाता था मातरम। यानी जब ये दो अर्थ आमने सामने, ये दो शब्द बोले जाते थे, तब ये कोड पूरा होता था। तो एक व्यक्ति, जो नया व्यक्ति जाता था, वो कहता था वंदे, और सामने से अगर कोई मातरम बोलता था तब ये समझ में आता था कि ये हमारी ही टीम का हिस्सा है। ये कोड वर्ड था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में वंदे मातरम को लिखा, और ब्रिटिश सरकार की पाबंदियों से बचने के लिए उन्होंने इसे सबसे पहले अपने उपन्यास आनंद मठ में एक कहानी का हिस्सा बनाकर शामिल किया, ताकि इसे राष्ट्रवाद का गीत ना समझा जाए। यह बचने का एक तरीका था। आनंद मठ एक सन्यासी विद्रोह की कहानी है, जिसमें साधु और सन्यासी भारत माता के लिए युद्ध लड़ते हैं, और इस उपन्यास में पहली बार भारत को मां के रूप में दर्शाया गया था, और यहीं से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इस सन्यासी विद्रोह ने एक चिंगारी दी, आनंद मठ ने उसे कहानी दी, और वंदे मातरम ने उस चिंगारी को एक राष्ट्रगीत की लौ में बदल दिया। वंदे मातरम का यही विचार आगे चलकर भारत माता और देशभक्ति का आधार बना, और उस समय बंगाल में क्रांतिकारियों से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज तक वंदे मातरम ही गाया जाता था। और आपको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का अंतर भी आज पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत अलग है और राष्ट्रगान अलग है। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, और इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। जन गण मन ही भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय गान है, जिसमें भारत की एकता और गौरव का गुणगान किया गया है, और वंदे मातरम में भारत माता की वंदना की गई है। हमारे संविधान के मुताबिक जन गण मन को सम्मान देना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। हालांकि संविधान में वंदे मातरम का जिक्र नहीं है। और अब आज से हम आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इतिहास की कुछ दिलचस्प घटनाओं के बारे में बताएंगे। उनका आज से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आप बहुत सारी सीख ले सकते हैं, और शायद आपको उनके बारे में पता भी ना हो। एक कहावत है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। इसका मतलब है, जो हिंसा के बल पर अपना जीवन जीते हैं, उनका अंत भी हिंसा से ही होता है। और ये कहावत दुनिया के सभी तानाशाहों के लिए एक चेतावनी है। आज हम आपको जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के दर्दनाक अंत की कहानी सुनाएंगे। हिटलर को दुनिया के करोड़ों लोगों की मौत का कारण माना जाता है, क्योंकि उसने वर्ष 1939 में पोलैंड पर हमला करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की, जिसमें 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए थे, और इन सब का जिम्मेदार एक प्रकार से हिटलर को माना जाता है। हिटलर के आदेश पर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हत्या कर दी गई थी, और इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। हिटलर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन सोवियत संघ की रेड आर्मी ने हिटलर का विश्व विजेता बनने का सपना तोड़ दिया, और अप्रैल 1945 में जब रेड आर्मी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन को घेर लिया, उस समय हिटलर यह समझ चुका था कि अब उसकी हार निश्चित है। लेकिन हिटलर को यह डर था कि अगर रेड आर्मी ने उसे जिंदा पकड़ लिया तो मारने से पहले उसे बहुत टॉर्चर किया जाएगा, उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी, और उसे सरेआम अपमानित किया जाएगा, जिससे उसकी छवि बहुत खराब होगी। वो तो दुनिया भर का शासक बनना चाहता था, जिससे उसकी एक शक्तिशाली नेता की जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी इस अपमान के बाद। इसलिए उसने एक तो यह तय कर लिया कि वो कभी भी जिंदा पकड़ा नहीं जाएगा। और ठीक इससे पहले 28 अप्रैल 1945 को हिटलर के सहयोगी और इटली के तानाशाह मुसोलिनी को सड़क पर ऐसे ही सरेआम मार दिया गया था, और फिर उसकी लाश को सड़क पर एक खंबे पर लटका दिया गया था। हिटलर जानता था कि उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। वो समझ चुका था कि उसका अंत भी ऐसे ही होगा, इसलिए उसने अपनी मौत की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी। मुसोलिनी की मौत के अगले ही दिन 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सबसे पहले अपने पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग को साइनाइड देकर मार दिया, और इसी दिन हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्रॉन से 12 साल के रिश्ते के बाद औपचारिक रूप से शादी की, और फिर शादी के अगले ही दिन
30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार ली और ईवा ब्रॉन ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। हिटलर को डर था कि सोवियत संघ की सेना उसके शव को ट्रॉफी के तौर पर अपने देश में शोकेस कर सकती है। अगर शव मिल गया तो उसे जगह जगह सड़कों पर घुमाया जाएगा। हो सकता है कि सड़कों पर किसी खंबे से उसे लटका दिया जाए, जैसा कि उनके सहयोगी मुसोलिनी के साथ हुआ था। और हिटलर ये नहीं चाहता था, इसलिए हिटलर ने एक तो ये तय कर लिया कि वो जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा भी गया मरने के बाद भी तो उसका शव जो है वो रेड आर्मी के हाथ नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए उसने अपने सहयोगियों को यह आदेश दिया कि मौत के बाद उसकी लाश को जला दिया जाए। हिटलर यूं तो एक ईसाई था और वैसे एक ईसाई के तौर पर उसे दफनाया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उसने तय किया कि उसकी लाश को दफनाने के बजाय जला दिया जाए, ताकि उसकी लाश का एक हिस्सा भी किसी को ना मिले। और जर्मनी की सेना ने वैसा ही किया और हिटलर के मरने के बाद उसकी लाश पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी और सोवियत संघ की सेना को सिर्फ हिटलर के शरीर की राख मिली, उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आजकल लोग किस तरह अपनी कब्र की एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं और मरने के बाद महान हस्तियों के आसपास अच्छी लोकेशन में ही वो अपनी कब्र चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब इंसान जिंदा रहता है तो वो अच्छे इलाके में रहना चाहता है, एक ऐसी जगह रहना चाहता है जहां उनका अड़ोस पड़ोस अच्छा हो, उनके आसपास जो लोग रहते हों वो बड़े बड़े लोग रहते हों। लेकिन अब मरने के बाद भी इंसान चाहता है कि उसे ऐसी ही जगह में कब्र मिले जहां पर आसपास बड़े बड़े लोगों की कब्र हो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। इंसान जब तक जिंदा रहता है वो हमेशा अच्छे घर में रहना चाहता है, बड़ी सोसाइटी में रहना चाहता है, बढ़िया लोकेशन पर रहना चाहता है, एक पॉश इलाके में रहना चाहता है जहां उसका अड़ोस पड़ोस भी अच्छा हो, वहां पर प्रभावशाली लोग रहते हो। सभी लोग ये चाहते हैं। लेकिन अब लोग मरने के बाद भी चाहते हैं कि जहां उन्हें दफनाया जाए वहां उनके आसपास अच्छे और बड़े बड़े लोगों की कब्र हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही खबर को डिकोड कर रहा हूं जिसमें लोग अब अपनी कब्र की एडवांस बुकिंग पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आपने अब तक घर, गाड़ी या फिर प्लेन की टिकट्स की एडवांस बुकिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोग अब अपनी कब्र की भी एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और कर सकते हैं। पेरिस में मरने के बाद लोग अगर महान हस्तियों की कब्र के आसपास दफन होना चाहते हैं तो वो इसकी बुकिंग अभी से कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें इस समय 4 लाख रुपए की फीस देनी होगी, जिसके बाद उनकी जो कब्र है वो प्रसिद्ध लोगों के आसपास रहेगी, जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑस्कर वाइल्ड या मशहूर रॉक स्टार जिम मॉरिसन जैसी हस्तियों के पास अगर वो अपनी कब्र लेना चाहते हैं तो इतना पैसा खर्च करके वो ले सकते हैं। यानी मरने के बाद भी दुनिया के इन वीवीआईपी लोगों का पड़ोसी बनने का एक मौका लोगों को मिल रहा है। और इस एडवांस बुकिंग के लिए 4 लाख रुपए के अलावा कब्र के लिए किराया भी देना होगा। 10 साल के लिए 1 लाख रुपए, 30 साल के लिए 3.5 लाख रुपए और 50 साल के लिए 5.5 लाख रुपए अलग से देने होंगे। और हमेशा के लिए कब्र जो है, आपको एक ऐसी शानदार कब्र मिलेगी। तो अगर आप देखें तो हमेशा के लिए इस कब्र
को लेने का जो किराया होगा, जो खर्चा होगा, वो 18 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। और फ्रांस की सरकार ने कब्र की बुकिंग के लिए एक लॉटरी सिस्टम शुरू किया है, क्योंकि सबको तो नहीं दी जा सकती, जो जगह है वो बहुत लिमिटेड है। दरअसल पेरिस की 3 खास कब्रगाहों में 19वीं सदी की ऐसी 30 कब्र हैं जो बहुत बुरे हाल में हैं, और फ्रांस की सरकार इन पैसों से इन कब्रों की मरम्मत करवाएगी। फ्रांस की सरकार का यह फैसला एक सामाजिक प्रयोग है, जिसमें एक तरफ विरासत को बचाने की कोशिश है और दूसरी तरफ लोगों को मशहूर हस्तियों के साथ उनकी कब्र देने का एक मौका है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में 2 नियम रखें। आप जितना दिखाते हैं उससे ज्यादा आपके पास होना चाहिए, और आप जितना जानते हैं उससे कम आपको बोलना चाहिए। नमस्कार।